हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12वीं का जो इतिहास है, तो जो सेकंड चैप्टर है राजा किसान और नगर, ठीक है, तो इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है ये क्लास 12वीं से रिलेटेड जितने भी इतिहास रिलेटेड जितने भी टॉपिक रहेंगे, चैप्टर रहेंगे, इस वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा और जो है पूरा चैप्टर इस चैनल पे आपको पूरी कवर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है, आप देखते हैं कि राजा किसान और नगर, ठीक है। इसका जो आरंभिक राज्य है वो अर्थव्यवस्था लगभग जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक इसका लगभग है, ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1830 दशक में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकला गया, जिसके राजा अशोक अभिलेख में सिक्कों का पता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ठीक है। यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकालीन काल माना जाता है। इसका कारण जो है प्रारंभिक राज्यों और नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। देखिए, इस काल में की बात करें तो इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, ठीक है। इसमें मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, वजीर, वंती आदि प्रमुख इनके स्थल थे, ठीक है, जनपद थे। देखिए, इसमें बौद्ध धर्म में ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है, ठीक है। यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है। देखिए, इसमें जो है गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्या है, संस्थापक है। मौर्य वंश का भारत का पहला साम्राज्य है, ठीक है। और जो मौर्य वंश है भारत का पहला साम्राज्य है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी स्रोतों से मिलती है, ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, जिसमें पाटलिपुत्र की 4 प्रांत, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी, ये प्रमुख इनसे मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक प्रमुख केंद्र थे। देखिए, अगला जो मैग्नेसनी द्वारा सैनिकों गति को संचालित हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख है, ठीक है, जिनके कार्यों को नौसेना, ठीक है, नौसेना का यातायात, खान पान, पैदल सैनिकों को अग्ररोहित या रथारोहित तथा हाथियों का संचालन, ठीक है, इसमें था। देखिए, 4वीं शताब्दी की बात करें, 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और उसके बाद सामंतवाद का उद्भव संभव हुआ। इसी काल को माना जाता है, ठीक है। देखिए, दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांडे जैसे समृद्ध अस्थायी राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा 6वीं शताब्दी में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग हुआ, ठीक है। देखिए, 6वीं शताब्दी की बात करें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन भी आसान हो गया, ठीक है। अगला है हमारा कि उच्च स्थिति में प्राप्त करने के लिए राजा द्वारा देवी देवताओं का साथ जुड़ा, ठीक है। ये कुछ पॉइंटेड हैं। अगला है 2वीं शताब्दी में कई नगरों को छोटे दानानाथ अभिलेख में विभिन्न व्यवसायों की जानकारी, जैसे धोबी, बुनकर, लिपि, कढ़ाई, गुहा, स्वाहाकार, लोहाकार, धार्मिक गुरु आदि व्यापारी इसमें क्रूस अभिलेख किए थे, ठीक है। अगला जो है उत्पादक और व्यापारियों का संघ है। श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों का संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उसे आसानी से तैयार करके बाजार में बेचती थी। देखिए, 6वीं शताब्दी में पूरे उपमहाद्वीपों में नदी मार्गों और भूभागों का जाल कई दिशाओं में फैला और अरब सागर, अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन तक, दक्षिण पूर्व एशिया तक है, ठीक है। अगला है हमारा कि गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करता था, ठीक है। अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेख के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है, ठीक है। देखिए, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। देखिए, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, ठीक है, अभिलेख को टूट जाने से कुछ अक्षरों में लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ निकलना, प्रक्रिया एवं रोजमर्रा की जिंदगी में पाना, भाषा समझ आना, दैनिक सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में मिलना, ठीक है, ये सब चीजें था।
चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघुत्री की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए, अभिलेख जो है पत्थरों पे, धातु व मिट्टी पे बने जो पूरे जो लेख होते थे उसको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, जिसे हम ब्राह्मण या खुश लिपि में पढ़ने में सक्षम थे। ठीक है, देखिए संगम ग्रंथ क्या है, ये संगम ग्रंथ क्या है, ये जो है तमिल भाषा का एक ग्रंथ है। ठीक है, देखिए अशोक के अभिलेख मुख्यतः लिपियां मिलती हैं किसमें, खरोष्ठी में और ब्राह्मण लिपि में। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं। देखिए, आहत सिक्कों से चिन्हों को आहत कर बनाया जाता है, प्रति चिन्हों को आहत कर कर बनाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में अभिलेखों की भाषा क्या है। ठीक है, अशोक की अभिलेखों की भाषा क्या थी, वो पाली प्रकृति थी। ठीक है, श्रेणी क्या थी। ठीक है, श्रेणी किस क्या थी, इसका कार्य क्या था। ये जो है व्यापारियों का एक संघ होता था, कच्चा माल खरीदना, सामान को तैयार करके बाजार में बेचना, ये सब श्रेणी के क्रम में आता था। ये व्यापारियों का एक संघ होता था। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है कि अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अशोक के जो सिंह है, शीर्ष है जो ऊपर, तो वो भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, देखिए अग्रहार का क्या अर्थ है। अग्रहार मतलब ब्राह्मणों को दान देने वाला भूभाग। ठीक है, अग्रहार कहलाता है। ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग जो है अग्रहार कहलाता है। कनिष्ठ कौन था। ठीक है, जो आखिरी हमारा कनिष्ठ कौन था, तो कनिष्ठ जो है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि क्या कोई डाउट है, तो फिर कमेंट में आप जरूर बताइएगा।